पता है, बहुत आसान है ये कहना कि पेरेंट्स की गलती है। ये चीज पेरेंट्स को समझनी है। How play is important in child's development. प्ले को हम लोग बच्चे की लाइफ से निकाल ही नहीं सकते। अगर उसकी मम्मी उसको देख के कुछ रिएक्शंस देती है तो उसको देख के हंसे, ये प्ले है एक्चुअली। Right, जैसे पीकाबू खेलते हैं. पीकाबू, पीकाबू इज अ प्ले। मुझे लगता है हर माँ अपने बच्चे के साथ खेलती है। How therapists help in social interaction and communication of a child. तो ना मैं क्या करता हूँ, मेरा ना रूम है बिल्कुल खाली, जमीन में मैं बैठता हूँ, Right. मैं जोकर बन जाता हूँ। तो मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा मोटिव है मुझे देखे। वो अगर देख लेगा ना तो मैं आधी जंग जीत गया एज अ थेरेपिस्ट। जब उसकी एंजाइटी खत्म हुई, फिर मैं धीरे धीरे घोड़ा बन के पास गया, हाई फाइव लिया, कडल किया, वहां पे उसने मुझे एक्सेप्ट किया, और वहां से हमारा ट्रीटमेंट और कम्युनिकेशन सेंसेस होते कितने हैं हमें ये पता होना चाहिए। 5 senses. ओ वाओ, नहीं, हमारे ये 7 7 senses सेंसेस। होते हैं. यस, Yes, अब आपने yes, बोला yes. है 7, तो आप ही बताइए वो 2 कौन से? कि मुझे घड़ी की आवाज से नींद नहीं आती. एग्जैक्टली, आप ऑडिटरी सेंसिटिव। 4 साल से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं, वो खुद खाना कौन खाते? नहीं खाते हैं। हाँ. वो मोबाइल में रहते हैं, हाँ, मम्मी यहाँ से खिलाती है. स्पून आती है, सीधा मुंह में जाती है। पेरेंट्स, बच्चे को कीचड़ में खेलने दो, नहीं आएगा इन्फेक्शन। आज की डेट में इतने स्पेशल नीड्स इन किड्स आर इंक्रीजिंग सो मच. क्या कैंसर नहीं इंक्रीज हो रहा? क्या हार्ट अटैक नहीं इंक्रीज हो रहा? Yeah. क्या ब्रेन हेमोरेज नहीं इंक्रीज हो रहा? हो रहे हैं ना, स्ट्रोक इंक्रीज हो रहे हैं ना। एक रीजन होता है जेनेटिक। And what strategies we can do with these kids कि वो normal life जिए. किस रीजन की वजह से वो ऑक्यूपेशन नहीं कर पा रहा, उसको ढूंढो Yes. और उसको लेकर। पेरेंट्स हमेशा ही टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन अच्छे से अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो इसी के लिए आज हमारे साथ अवेलेबल है डॉक्टर R.S. बग्गा, हु इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ही विल बी टेलिंग एवरीथिंग अबाउट किड्स माइलस्टोन एंड वो अच्छे से अचीव हो रहे हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज में वो और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो लेट्स हेयर फ्रॉम हिम इटसेल्फ. उससे पहले डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बहुत अच्छे पॉडकास्ट सुनने के लिए ऑल रिलेटेड टू किड्स एंड मॉम्स. हाय डॉक्टर बग्गा. सो आप हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बट आई थिंक अभी भी स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हु इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. वो क्या करते हैं, क्या सर्विसेज हैं और वो कैसे हेल्प कर सकते हैं. Exactly. सो आप प्लीज बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट समझाने से पहले ना मैं इन 2 टर्म्स को तोड़ देता हूँ। मैं पहले Right. ऑक्यूपेशन समझाता हूँ एंड देन फिर थेरेपी। ऑक्यूपेशन का बेसिक मतलब होता है कि अपना काम आप कर सके, ऑक्यूपेशन जो आपका है। राइट. अगर किसी भी रीजन की वजह से कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान अपना ऑक्यूपेशन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, वहां पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देना चाहूंगा। अगर सपोजेटली बच्चा 1.5 साल का हो गया और राइट. उसको वॉकिंग नहीं है, तो वॉकिंग नहीं आने का मतलब है कि उसका ऑक्यूपेशन है, उसको 1.5 साल में चलना चाहिए। तो राइट. वहां पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल होता है कि उसके ऑक्यूपेशन में उसको वॉकिंग सिखाए, और जो भी डिलेज है उनको डिलेज को हमें ठीक करना। राइट. अगर हम और बड़ी एज में जाएं, सपोजेटली अगर मेरे पास कोई बच्चा आया जो 8-9 साल का है और उसको डॉक्टर ने बोला कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, उस केस में ऑक्यूपेशनल थेरेपी उस बच्चे के लिए होती है बिकॉज उस एज में उसका ऑक्यूपेशन है, उसको पढ़ना है। राइट. अगर वो नहीं पढ़ पा रहा किसी भी रीजन की वजह से, अगर उसको अटेंशन प्रॉब्लम्स है या हाइपर एक्टिव है, तो उस केस में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उस इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से वो ऑक्यूपेशन नहीं कर पा रहा, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको चाहिए। राइट. इसी तरीके से अगर कोई इंसान है जो 30-35 साल का है, उसका क्या ऑक्यूपेशन? उसको पैसे कमाना, और सपोजेटली उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, वो अब बेड रिडन है, लेकिन उसका कंप्यूटर में काम। तो अब उस केस में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ड्यूटी बनती है वो उसको किसी ना किसी तरीके से उसके ऑक्यूपेशन में वापस ले। और यही अगर 60 साल का कोई इंसान है तो उसका ऑक्यूपेशन है कि अब उसको पेनलेस लाइफ चाहिए। राइट. अगर आर्थराइटिस है, अगर उसको कोई बीपी की प्रॉब्लम्स हैं या फिर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वहां पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए। और थेरेपी का मतलब होता है ऐसा ट्रीटमेंट जहां पे हम मेडिसिन को यूज नहीं करते, इधर हम मशीन्स यूज करें या मैनुअली करें।
सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत बड़ा टर्म है अगर आप मुझसे अच्छा, पूछेंगे। ये मेरे को तो समझ ही अभी आया कि जब आपने बोला कि 35 ईयर, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जी वो अर्ली इयर्स ऑफ बच्चे के में हेल्प करने के जी ही जी काम जी आते हैं। जी। बिकॉज पहले तो किसी को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टर्म ही नहीं समझ आता, हाँ एंड दस आया भी तो वो सोचते हैं कि सिर्फ इनिशियल ईयर्स में जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है जी लाइक चलने में या बोलने में और सब में, एग्जैक्ट। एंड सिर्फ उसी में ही हेल्प करते हैं। बट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 35 मतलब थ्रू आउट आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली इंडिया में हम लोग ज़्यादा इतना वैल्यू नहीं दे पाते, लेकिन फॉरेन में यस। लाइक अगर जीरियाट्रिक्स मतलब पूरा ओल्ड पेशेंट्स को कहा जाता है जो राइट। थोड़े ओल्ड एज है, उनके लिए लगभग ओटी मैंडेटरी हो जाती है, ओह रियली? क्योंकि वहाँ पे वो अपनी लाइफ को पेनलेस जीना चाहते हैं। तो ये हम्म। टर्म एक्चुअली ये कोर्स भी यूएस से ही आया था। ओके। बट हाँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्चुअली अगर मैं भी असेसमेंट्स करता हूँ, राइट। 95 से 98% बच्चे होते हैं जिनका एज ग्रुप बिलो 10। तो आजकल ना मुझसे कोई पूछता है आप कौन हो, तो मैं कहता हूँ मैं पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हाँ, आई थिंक। बिकॉज मुझे पता है कि मैं भी एक्चुअली पीडियाट्रिक पे ही 90% वर्क कर रहा हूँ। तो राइट। इसीलिए आपकी गलती नहीं है, मैं भी एक्चुअली केसेस भी बच्चों वाले ही देख रहा बच्चे हूँ। वाला। सो एंड दैट इज हाउ प्ले इज इम्पोर्टेंट इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, उनके नॉर्मल डेवलपमेंट में या अदरवाइज एज अ माइलस्टोन अचीवमेंट में इट। खेलने का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? मैम, प्ले ही सब कुछ है। ओके। ओके। मतलब प्ले को हम लोग बच्चे की लाइफ से निकाल ही नहीं सकते। प्ले कब स्टार्ट होता है? प्ले स्टार्ट होता है जब वो पैदा होता है, ठीक है। 3 महीने तक उस बच्चे का क्या प्ले है? उसको बेड पे अपने हाथ मारने हैं, पैर मारने हैं, वो उसका प्ले है। राइट। तो अगर वो नहीं कर रहा, अगर वो सीधा लेटा हुआ है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो प्ले ये है उसके लिए। 3 साल से 5 साल तक, 3 महीने से 5 महीने या 6 महीने तक के बच्चे का प्ले है कि अगर उसकी मम्मी उसको देख के कुछ रिएक्शंस देती है तो उसको देख के हंसे। ये प्ले है एक्चुअली। राइट, जैसे पीकाबू पीकाबू, खेलते हैं, पीकाबू इज अ राइट। टेस्ट आल्सो एंड पीकाबू इज अ प्ले। मुझे लगता है हर माँ अपने बच्चे के साथ खेलती राइट, एब्सोल्युटली। है ना। हाँ ना। तो वो उसका प्ले है। हम्म। तो इमेजिन करो अगर 5 महीने का बच्चा पीकाबू में रिएक्ट नहीं कर रहा तो मतलब वो प्ले नहीं कर रहा। अब हम्म। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो प्ले नहीं कर रहा तो क्या है, समथिंग सीरियस इज, है ना। हम्म। तो अगर मैं बात करूं 2 साल या 3 साल के बच्चे को, उसको रन करना है, उसको जंप करना है, उसको दूसरे बच्चे के पास भाग के जाना है, उसका हाथ पकड़ के रिंगर रिंगर रोजेस करना है, वो प्ले है। तो प्ले ही डेवलपमेंट है। आई थिंक ये प्ले कहीं पे खोता जा रहा है। हम 90s के किड्स बहुत ज्यादा बाहर आउटडोर प्ले करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के बच्चों का प्ले ही PS3 PS4 बन चुका है। एंड हाउ कैन वी ट्रांजिट दैट, एंड व्हाई यू आल्सो, यू मस्ट बी आल्सो फेसिंग दिस सेम प्रॉब्लम विद योर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पेशेंट्स के बहुत ज्यादा आ रहे हैं पेशेंट्स, आपको लगता है? मैम, पता है, बहुत आसान है ये कहना कि पेरेंट्स की गलती हाँ। है ना। आप मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं यही आंसर दूं, नहीं मतलब, बट मैम वन मुझे, इन शॉर्ट क्या? हाँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा 2.5 साल का बच्चा है। हाँ। मैं ना बहुत ज्ञान बांटता हूँ जब मैं असेसमेंट के टेबल पे बैठता हूँ, चेयर पे बैठता हूँ और पेरेंट्स मेरे आगे बैठे हैं। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना, मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड हो चुकी होती है एग्री। और मेरा बच्चा मेरे पास भाग के आता है, कहता है कि मेरे साथ खेलो। अब बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मुझे पता है मुझे खेलना है, बिकॉज वो उसकी नीड, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं गलत हूँ। ये चीज पेरेंट्स को समझनी है। हम लोग क्या ये। कर रहे हैं कि सारा स्ट्रेस ना घर पे लेके आ जाते हम्म। हैं। और वो स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि हमारे लिए ना, हमारा बच्चा कुछ बोल भी रहा है ना, हम शायद सुनते भी नहीं है कभी कभी उसको। आई एग्री। तो यहाँ पे आके ना प्ले गायब इसलिए हो रहा है, ऑब्वियसली पेरेंट्स की गलती है। मगर हम सबकी लाइफ इतनी स्ट्रेस्ड हो गई है हम्म। कि हम ना वैल्यूज देना बंद कर चुके हैं। हमें लगता है कि अगर मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ तो 5% ही तो लगेगा, एक मेड रख लेता हूँ, उसके साथ प्ले कर प्ले लेगा। कर लेगी, आई एग्री। एंड या फिर हम बहुत थके हुए पहुंचते हैं तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं यार, आधा घंटा और टीवी देख ले।
हाँ मतलब हमें तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए एंड वी थिंक कि कोई बात नहीं, टीवी देख लो यार, अभी थोड़ा सा मुझे मत डिस्टर्ब करो। एग्जैक्टली तो कहने का मतलब ये है हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप ने बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम है। हम एग्री। नहीं दे रहे। तो डेफिनेटली पेरेंट्स की गलती है, लेकिन स्ट्रेस बहुत है। हम लोगों को एज अ पेरेंट ना अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। ये जो ज़ील है ना आगे 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 जाने की, कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे ना, प्ले करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज इस चैनल में आने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था, बिकॉज मुझे पता है कि मैं डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली तो यस। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे अगर हमारी फैमिली खुश है ना, अगर हम अंदर फैमिली में घुसे और हम बहुत खुश है ना, हम प्रोग्रेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो प्लीज पेरेंट्स हो जाइए अवेयर। मैं डांट नहीं रहा, मैं कुछ कह नहीं रहा, बिकॉज हम सारे एक ही कश्ती में सवार हैं। लेकिन हाँ, पेरेंट्स बच्चों को चाहिए, टाइम चाहिए, राइट। देना पड़ेगा। How therapists help in social interaction and communication of a child? मतलब अगर बच्चा सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा शाय है, टिमिड है एंड कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, बिल्कुल कैन थेरेपिस्ट हेल्प इन दैट थिंग्स आल्सो? बिल्कुल मैम, आपने जो टर्म बोली है ना, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, शाय है, एक टर्म यूज होती है, मेडिकल टर्म है, जिसे कहता है एंजाइटी। हम्म। ठीक है ना। राइट। तो आजकल ना ये एंजाइटी बच्चों में बहुत बढ़ती जा रही है। हम्म। अब ये एंजाइटी बढ़ने के ना दो तीन रीजंस, ऑब्वियसली मोबाइल इज वन ऑफ द रीजंस, कि मैं इतना ज़्यादा आइसोलेटली चीज़ों के साथ एंगेज्ड हूँ कि जब मैं सोशली जाता हूँ ना, तो मुझे खुद को ही नहीं पता, क्योंकि आप टू मच एंगेज इन आइसोलेट। तो राइट। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। और जैसे मैंने ना आपको पहले ही बोला है कि अगर बच्चे को सोशली बेटर करना है ना, तो उसके साथ प्ले करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो पेरेंट्स करते हैं ना, वो अब मुझे करना पड़ेगा। ओह। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई एम अ क्लिनिशियन, मैं सुबह से रात तक बच्चों के साथ ही काम कर रहा हूँ। बच्चा इंटरव्यू, अब आप इमेजिन करो 2 साल का बच्चा क्या मेरे साथ इंटरेक्ट करेगा? कोई भी दुनिया का बच्चा नहीं नहीं करेगा। करेगा। एग्री। मगर मेरे पास पेरेंट आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरा बच्चा प्ले नहीं कर रहा, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, मैं करूँ क्या? तो ना मैं क्या करता हूँ, मेरा ना रूम है बिल्कुल खाली, जमीन में मैं बैठता हूँ, बच्चों को दूर बिठाता हूँ, राइट। मैं जोकर बन जाता हूँ। तो मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा मोटिव है मुझे देखे, वो अगर देख लेगा ना, तो मैं आधी जंग जीत गया एज अ थेरेपिस्ट। तो प्ले राइट। का ना सबसे पहला रूल जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा एंजाइटी खत्म हो। जब उसकी एंजाइटी खत्म हुई, फिर मैं धीरे धीरे घोड़ा बन के पास गया, हाई फाइव लिया, कडल किया, वहां पे उसने मुझे एक्सेप्ट किया, और वहां से हमारा ट्रीटमेंट और कम्युनिकेशन स्टार्ट होता स्टार्ट है। होता है। बिकॉज अगर मुझे कोई टच करने दे रहा है, दैट मीन्स वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक। ठीक है। तो मैम आई एम ये इन अ ना, सेफ आई एम प्लेस, इन अ सेफ सेफ जोन प्लेस एंड द जोन, पर्सन हु यस। इज टचिंग मी is a person whom I can rely upon. या वेरी इंपॉर्टेंट। That is most important thing. यस। वहां से ना प्ले स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये जर्नी 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल तक चल सकती है थेरेपिस्ट के साथ, जहाँ पे हम किसी भी तरीके से प्ले, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। आप हाँ। हैरान होंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि 2 साल के बच्चे में एंग्जाइटी होती है, कई बार 6 years का बच्चा आता है जो सेम फीचर्स लेके आता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिर्फ एक 2 साल का बच्चा दिखा। माय गॉड। ये इतना ज्यादा बढ़ती जा रही है एंग्जाइटी वाली चीजें। तो अगेन फिर हमारे प्लेस के गोल्स वहां पे अलग हो जाते हैं, बिकॉज मैं 6 साल के बच्चे के साथ बबल्स के साथ नहीं प्ले कर सकता। राइट। तो इसका आंसर देने के लिए ना लाइक बहुत मुश्किल है, लेकिन प्ले मतलब कहने का मतलब है कि प्ले ही बेस है हर चीज का। तो और कम्युनिकेशन तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक प्ले नहीं आएगा, जब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक एंग्जाइटी कम नहीं होगी। तो मेरा काम ही काम है प्ले करना, मेरा काम ही है कि बच्चे को कम्युनिकेट करवाना किसी तरीके से। राइट। एक टर्म है सेंसरी इशू। एग्जैक्टली सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंड वो क्या बच्चे की लर्निंग डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड हाउ एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यहाँ पे सेंसरी इशू ऑफ चाइल्ड? यहाँ पे मैं ना बहुत लंबा टाइम लूंगा, या बिकॉज श्योर। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज हर पेरेंट, खासकर जिनके बच्चे 2, 2.5 साल, 3 साल के हैं, उनको जानना जरूरी है। देखिए, हर एक एनिमल्स का ना एक थ्रेश होल्ड होता है सेंस को एक्सेप्ट करने का। राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाथी है ना, वो पानी की खोज में सारी जिंदगी अपनी एक जर्नी करता है। ओके। अब वो जर्नी कहाँ से उसको शुरू करनी है, उसको जाना कहाँ है, उसको पता कैसे लगता है? 250 किलोमीटर दूर अगर कहीं बादल गरजता है,
तो हाथी ना वहां पे चलना स्टार्ट करता है। कहने का मतलब है मतलब उससे उसका सेंस पता चल जाता है। एग्जैक्टली तो उसका जो ओह हेयरिंग सेंस है राइट, कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, ठीक यस, है। तो अब भगवान ने क्या किया है, हर एक एनिमल की ना एक थ्रेशोल्ड बनाई है। मैं 250 किलोमीटर दूर नहीं सुन सकता, ह्यूमन हाँ, नहीं सुन सकते। एब्सोल्युटली, तो सेंसरी जब आता है, सेंसेस का मतलब होता है कि कोई ऐसा इनपुट जो मेरे ब्रेन में जाए, तो एक थ्रेशोल्ड होल्ड होता है। उस थ्रेशोल्ड में ना लाइक कहा जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करे। जैसे गर्म चाय हम लोग वो पीते हैं, हमारा एक थ्रेशोल्ड है कि इतना गर्म ही हम पी सकते हैं। एब्सोल्युटली, वो आपका भी है, मेरा भी है। वो हमारा सेंस डैमेज आता है जब ये थ्रेशोल्ड ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। कहने का मतलब है एक बच्चे को फ्रैक्चर हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस बच्चे को रोना चाहिए, हाउल करना चाहिए, एब्सोल्युटली, मगर वो रोया ही नहीं। उसका पेन थ्रेशोल्ड पेन कम है, थ्रेशोल्ड, हाँ, उसका पेन सेंस कम है। मैं बोलूंगा कि उस बच्चे को सेंसरी इशू। ओके। यस। मतलब अगर बच्चा रोया नहीं तो उसमें भी आप जी, सेंस, पेन क्या है, पेन इज अ सेंस। सेंस राइट, हाँ, तो इसका मतलब उसका पेन नहीं है नॉर्मल, उसको रोना चाहिए। हाँ, आप शायद ऐसे शॉक हो रहे हैं, लेकिन मैं रोज देखता हूँ ऐसे केसेस। नहीं मैं बहुत शॉक हो रही हूँ, मेरे मतलब पास मैम एक केस आया जिसके बच्चे की उंगली दरवाजे में आके कट गई। पेरेंट्स कहते सर उसने 2 सेकंड रोया और उसके स्टिचेस लगे तो भी नहीं रोए। तो मुझे लगा ये तो शेर पुत्र है। हम यही पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे, कहते हैं, हाँ, अरे ये तो शेर पुत्र है, ये तो भाई स्ट्रांग है बड़ा। नहीं। एंड एक मेरे पास पेशेंट आया जो कान बंद करके आया, कान बंद करके बिल्कुल। मैं हल्का सा बोल रहा हूँ हाय, वो शाउट करने लग गया। तो वो भी सेंसिटिव है। उसकी सेंसिटिविटी ऐसी है कि जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड में अगर मैं किसी को हाय बोलता हूँ तो वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को ना, और मुझे हाँ, हाय करेगा। राइट, लेकिन वो हाय शायद उसके लिए एक लाउड स्पीकर था। लाउड स्पीकर, एक पंखा चलता है ना, तो मेरे पास कई आते हैं कहते हैं सर मेरे बच्चा कान बंद करके रखता है। वो क्यों रखता है, पंखा चल रहा है ना, शायद उसके लिए वो लाउड स्पीकर है, वो नहीं बियर कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक थ्रेश होल्ड जहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमंस को नॉर्मली रिएक्ट करना चाहिए, मगर वो बच्चा या फिर उसको ज्यादा इनपुट चाहिए, लाइक पेन, अगर उसको लाइक पेन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वहां पे वो हाइपो सेंसिटिव है, हाँ, वहां पे मतलब उसका उसको सेंस सेंस लो है। लो है, और एक है जहाँ पे पंखा भी लाउड स्पीकर है, वहां पे हाई सेंसिटिव हाई है। सेंसिटिव, तो ऐसा जब राइट, होता है, अब अच्छा बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा बिहेवियर्स के थ्रू, हाँ, मेल ऑब्वियसली, डाउन करेगा, वो मारेगा, चीखेगा, या नीचे लेट जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, या कुछ एंजाइटी दिखाएगा। तो इससे सेंसरी इश्यूज है। तो जब डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट ने रिसर्च की ना, तो उन्होंने देखा कि ये सेंसरी इश्यूज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली है जो सेंसरी इश्यूज हम कहते हैं। तो दो तरीके के हैं, वन इज हाइपो सेंसिटिव, वन इज हाइपर सेंसिटिव। अब इसके लिए आपको ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट चाहिए, बिकॉज इसकी इंटेंस असेसमेंट सिवाय ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट को नहीं कर सकता। एंड व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? परफेक्ट मैम, देखिए अगर आपका कोई भी सेंस प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ना एक प्रॉपर वे में आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, राइट, आप मुझे सुन रहे हो, सुन कैसे रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। हाँ, इमेजिन आप ऐसे हो और मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आप मुझे सुन तो रहे हो लेकिन प्रॉपर वे में नहीं सुन रहे। हाँ, तो क्योंकि सुनने के लिए भी आपको मुझे देखना पड़ेगा। राइट, राइट, ठीक है। और उसके साथ आप नॉड कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो ऐसे बैठे हो मुझे सुन रहे हो, तो आप उसको नहीं प्रोसेस कर पाओगे। राइट, आपको नोट करना पड़ेगा, बहुत नेचुरल फिनोमिना है ना। हाँ, और आप कैसे बैठे हो, ऐसे इमेजिन आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, तो भी आप मुझे नहीं सुन पाओगे। आप बोलोगे सर क्योंकि काम तो, हमारा ध्यान मतलब, एग्जैक्टली हाँ, आई गॉट तो इट, या आप बोलोगे सर सुनना तो सिर्फ कान का काम है। मतलब, नहीं, सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब होता है अगर आप मुझे सुन रहे हो, आप एक काम कर रहे हो, आप सुनना भी तो एक काम है ना, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, यस, आपको स्टैटिक बैठना पड़ेगा, और आप पोजीशंस भी चेंज कर रहे हो बीच बीच में, जो आपको शायद पता भी नहीं लग रहा। दिस इज सेंसरी इंटीग्रेशन। अगर मैं कोई भी काम करता हूं, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल द सेंसेस, सेंसेस। ओह यस,
अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि पंखा अगर लाउड स्पीकर की तरह है, उसको लिखना है लेकिन वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है तो वो लिख ही नहीं पाएगा, अब वो देख ही नहीं पाएगा। तो दिस इज सेंसरी इंटीग्रेशन। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बेसिक ट्रीटमेंट होता है, हम अगर किसी बच्चे में सेंसरी इश्यूज अप एंड डाउन है, उसको नॉर्मल करो, राइट। और बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज करवाओ ताकि वो ऑर्गेनाइज हो। सो व्हाट स्ट्रैटेजीज, मतलब कौन सी हम एक्टिविटीज या कुछ कराते हैं जिससे हमारे ये सेंसेस हम इक्वलाइज कर सकते हैं? मैम इसके लिए ना हमें अगेन मैं थोड़ा सा और टाइम दूंगा। सेंसेस होते कितने हैं हमें ये पता होना चाहिए। 5 सेंसेस। ओ वाह, नहीं हमारे 7 7 सेंसेस सेंसेस। होते हैं, अब यस आपने यस। बोला है 7, तो आप ही बताइए वो 2 कौन से। प्रोप्रियोसेप्शन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था आप आंसर दोगे, सुपर। एंड एंड नहीं अदर। एंड द अदर इज वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर रेस्ट, ठीक है, यस यस। 5 सेंसेस के बारे में मैं नहीं बताने वाला, हम सबको पता है। राइट। ठीक है, जिसमें से एक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम टेक्टाइल टच सेंस कहते हैं। टच सेंस करते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा 2 सेंसेस की। क्यों नहीं स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता कि 7 सेंसेस है, 5 ही क्यों बोले जाते हैं? बोलने का रीजन ये होता है, ये जो 5 सेंसेस होते हैं ये मेरे एनवायरमेंट में है। मैं जब तक टच नहीं करूंगा तो मेरा टच सेंस जनरेट कैसे होगा? जब तक मैं देखूंगा नहीं तो मेरा विजुअल सेंस जनरेट कैसे होगा? हाँ, जब right. तक मैं एनवायरनमेंट में सुनूंगा नहीं, तो कहने का मतलब है ये जो 5 सेंसेस हैं ये एनवायरनमेंट से मेरे ब्रेन में मैसेज लेके जाते हैं। राइट। जो 2 सेंसेस हैं जिसमें से आपने कहा प्रोप्रियोसेप्शन एंड Proprioception and वेस्टिबुलर, vestibular. ये एनवायरनमेंट में नहीं मिलते, ये मेरी बॉडी में मिलते हैं। ओके। ठीक है, आपने प्रोप्रियोसेप्शन कहा, मैं ना आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। आप मुझसे बात करते हुए ना 5 बार हिल चुके हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा आप हिले क्यों? मतलब टू मेक माई सेल्फ मोर कंफर्टेबल, या मतलब जैसे अब होता ही है, मतलब हिल गए। मतलब कोई तो होगा ना, आप स्ट्रेचिंग क्यों नहीं थे, आप हिल क्यों मतलब रहे? बैलेंस करने के लिए अपने आप को, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत देर तक एक जगह पे बैठी रही तो हाँ हाँ, हाँ वो आप थोड़ा बहुत क्लोज हैं। बहुत चलिए मैं पेन इसको ना रहा। बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ प्रोप्रियोसेप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका इस टाइम रोल है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनना है, राइट। लेकिन आपका अगर हाथ यहाँ पे है, एक टाइम के बाद आपका हाथ थक जाए। हाँ। ठीक है, अब थका हुआ हैंड का मैसेज ब्रेन में जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आप मुझ पे ध्यान नहीं दे पाओगे। ब्रेन कहता है हमें ऐसा है, तुम जो काम कर रहे हो करते रहो, सबकॉन्शियस लेवल पे मैं इसको देख लूं। अगर ये Okay. थकेगा ना, तुम अपना काम करते रहो, मैं ऑटोमेटिकली इसकी पोजीशन चेंज कर। ठीक है, कहने का मतलब है a connection between a silent connection between my muscles, my joints and brain, ये कनेक्ट, बात कर रहे हैं दूसरे के साथ, हमें नहीं पता लग रहा, तभी हम Right. पोजीशन चेंज कर रहे हैं बार। चलो मैं ठीक कर रही थी। तो दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम हाइपर एक्टिविटी के बारे में कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, या हम कहते हैं कि बच्चा लर्निंग डिसेबल है, हम डायग्नोसिस में भी जाएंगे कि कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं, उनमें मेजर प्रॉब्लम एक होती है कि उनका प्रोप्रियोसेप्टर वीक होता है। कहने का मतलब है वो लिखेंगे, वो हिल रहे हैं, उनके ब्रेन और मसल में वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बैठ। ये मेरी डॉटर के अंदर भी है, वो लिखने बैठती है 2-2 मिनट में वो चेंज करते रहती है। प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे ना ये चीज का डर लगता है, बिकॉज जब मैं ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ ना, हर पेरेंट का मेरे ग्रुप में मैसेज आता है मेरे बच्चे को भी यही प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो ये एक्चुअली है वो ना? हम कहते हैं मेडिकल बहुत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हम सब में ये प्रॉब्लम है ना, राइट। हम सब में ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को वैल्यू कब देना और कब नहीं देना ये क्वेश्चन होता है। यस। अगर आपकी बच्ची 5-5 मिनट बाद उठ रही है, अभी वो छोटी है, अभी उसका वो सेंस डेवलप हो रहा, ठीक है ना? तो ना, लेकिन अगर आपका बच्चा, उसका प्रोप्रियोसेप्शन इतना वीक है कि जो नॉर्मल 2 साल के बच्चे को काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत। राइट। तो ऐसे ना मुझे पता है, और आपके ना मैं पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो ना, आप ये बिल्कुल मत फील करो कि मेरे बच्चे में इशू है। फंक्शनली जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे में, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज हम सब में सेंसरी इश्यूज हैं। मैं अगर आपको बोलूं मुझे पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, अब मेरे अंदर ये सेंसरी इशू है,
और कई हैं जो कहते हैं कि गर्मियों में भी रजाई लेके सो जाते हैं, पसीने निकल रहे लेकिन रजाई लेके सो रहे हैं। लेके सो। ये सेंसरी इश्यूज है, आप में भी है, मेरे में भी है अच्छा, जी। मेरे में फिर एक है सेंसरी इशू, मैं बताना चाह रही थी, मैंने बस रुक जी गई बताइए। कि मुझे घड़ी की आवाज से नींद नहीं आती। एग्जैक्टली आप ऑडिटरी सेंसिटिव, हम्म। आपके लिए वो घड़ी की आवाज एक स्पीकर की तरह काम कर रही है जो आपके राइट। ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको ओटी चाहिए? नहीं। मतलब ऐसा मुझे सब नहीं, पता नहीं है। क्योंकि हाँ। आप फंक्शनली सोते तो हो ना, 8-10 घंटे सो रहे हो ना, हाँ। सो रहे हो, तो फंक्शनली आपको 1-2 सेकेंड या 1-2 मिनट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपको ओटी की जरूरत है। ओके, परफेक्ट। अगर आप अपने यस। आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, आपको घड़ी की जो टिक टिक है वो इतना इरिटेट करिए कि आपको स्ट्रेस आ रहा है, यू नीड अ ओटी, देन आई हैव टू वर्क ऑन योर सेंसरी इश्यूज। मतलब हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स अपने बच्चों के साथ। अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे, आई थिंक वी कैन डू वंडर्स विद आवर किड्स। एंड हमारे पेरेंट्स को कब कंसर्न होना चाहिए अबाउट मोटर स्किल्स, के बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एट व्हाट एज पेरेंट्स शुड बी कंसर्न? एंड आप थोड़ा मोटा मोटा मोटर स्किल्स को भी थोड़ा समझा दीजिए हमारे एग्जैक्टली। उनके लिए। जब बच्चा पैदा हुआ है, आज की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमारी ना कहीं इश्यूज बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। राइट। इसका जवाब ये है मैम कि जब बच्चा पैदा हुआ तब से ही पेरेंट्स को अवेयर एंड कॉन्शियस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे मोटर स्किल्स तो बड़े लेट डेवलप होते हैं, नहीं, बच्चा पैदा होता है उसके मोटर स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट। ओके। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, अगर बेड में बच्चा पैर हाथ नहीं मार, नहीं मार। वो यस। उसकी एज का मोटर स्किल, राइट। पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, इट्स नॉट अ जोक। अगर बच्चा 6 महीने की एज, 6 या 8 महीने की एज में वो इंडिपेंडेंटली नहीं बैठ, उसकी मोटर, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, ओके। मूवमेंट, मोटर को हम लोग सिंप्लीफाई में करेंगे तो मूवमेंट्स, सिटिंग में मुझे थोड़ी सी मूवमेंट्स चाहिए, तो अगर वो नहीं बैठ रहा तो हमें वरी होना पड़ेगा। वो क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर वो टाइम से नहीं बैठ रहा तो आगे के माइलस्टोन्स डिले जा सकते हैं। तो आज के दिन में ना मैं कई डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट जो इस फील्ड में पीडियाट्रिशियंस हैं उनके साथ मैं बात करता हूँ, तो ना वो कहते हैं कि पहले ना हम ये सब पेरेंट्स को बताते नहीं थे, लेकिन आजकल हमें लगता है ये ड्यूटी है बताने की, कि अब छोटी छोटी चीजें, तो किसी पीडियाट्रिक के क्लिनिक में जाओगे ना तो माइलस्टोन के चार्ट लगे होते हैं चार्ट्स लगे आजकल, होते हैं। यस। कि 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल। पहले लगे थे क्या जब हम जाते थे? माइलस्टोन नाम सुना था आपने? माइलस्टोन ही नहीं सुना होगा। नहीं सुना था नहीं ना। सुना था। तो राइट। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि जहां वेटिंग एरिया में पीडियाट्रिशियन के बैठे हैं वो लिखे हुए एक्चुअली ग्रॉस मोटर मूवमेंट सी है बेसिकली। राइट। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को वरी होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि कब तक वरी होना चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए, पता है 2.5 साल तक की एज ऐसी है जब तक पेरेंट्स को कॉन्शियस होना चाहिए कि क्या मेरे बच्चे के साथ ये सब चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ 2.5 साल, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। यूजली मैम 3 महीने का बच्चा कभी मेरे पास असेसमेंट के लिए नहीं है, राइट। नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। मेरे पास 1 साल का भी बच्चा असेसमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि घर की दादियां नानी कहते हैं कि आप भी ऐसे ही थे, टेंशन मत लो, तुम भी ऐसे ही थे। आई थिंक 1.5 साल के बाद जो अगर चलना नहीं शुरू होगा Exactly. तब आई थिंक पेरेंट्स आर मोर वरीड। है ना। तो पेरेंट्स जब आते थे ना तो मुझे कहते थे सर मेरा ना बच्चा 1.5 साल तक बहुत ठीक था, ये ना रिस्पॉन्ड करता था, ये बोलता था, पिकअबू भी बहुत अच्छा करता था, इसके ना सिबलिंग्स के साथ ये लड़ाइयाँ भी करता था। अचानक से 1.5 साल के बाद ना इसका हमें डिटोरिएशन दिखना स्टार्ट। तो इसीलिए मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, और मैं ना पहले सोचता था नहीं यार उनका बच्चा है ना पेरेंट्स का, तो वो हमेशा ये रखते हैं, वो डिफेंसिव हो रहे पेरेंट्स, बचपन से इशू होंगे। जब मैं फ्रेशर था तो मुझे यही लगता था। बट मैम आजकल तो वीडियोस हैं, तो पेरेंट्स ना मुझे वीडियोस दिखाते हैं, सर ये देखिए ये मेरा 1.5 साल का बच्चा है। मैम मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते। एक 1.5 साल का बच्चा जो मम्मी के साथ बात कर रहा है, आज वो 2.5 साल की एज में मेरे पास असेसमेंट में आया, उसको पता ही नहीं है, जीरो स्पीच, वो कहाँ आया उसको पता नहीं है, बिहेवियर से भरा हुआ है। तो और ये ना एवरेज जो मैं असेसमेंट्स करता हूँ ये 2.5 साल तक होता है, मतलब 2.5 साल तक ना
जो गड़बड़ होनी होती है हो जाती है। तो हम्म, पेरेंट्स, अगर आप मुझसे, मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जब बच्चा पैदा हो रहा है टिल द एज ऑफ 2.5 years आप कॉन्शियस रहिए, आप बिल्कुल कॉन्शियस रहिए। कि हर माइलस्टोन हर माइलस्टोन माइलस्टोन टाइम से होना चाहिए, राइट। हर डेवलपमेंट टाइम से होनी चाहिए, और आपका मैक्सिमम टाइम बच्चे को मिलना एंड ये मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं, डज इट अफेक्ट देयर प्ले एंड जनरल वेलबींग आल्सो, देयर लर्निंग आल्सो इन फ्यूचर? चाहिए। एब्सोल्युटली मैम, प्ले के लिए हमें मोटर स्किल्स तो चाहिए ही, हाँ, तो ये दोनों राइट हैंड ऑन हैंड चलते हैं। अब राइट। मोटर स्किल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रॉस मोटर, एक हम्म, होता है फाइन फाइन मोटर। मोटर। अब इनमें डिफरेंस समझते हैं। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है ऐसी मूवमेंट जहाँ पे मेरी बड़ी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व होती है, और राइट। फाइन मोटर्स होती है ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे मेरी छोटी छोटी बारीक मसल्स होती है। तो जो हमारा डेवलपमेंटल पैटर्न है ना, वो ये है कि जब तक मेरी बड़ी मसल्स डेवलप नहीं होंगी, हम्म, मेरी छोटी मसल्स डेवलप नहीं होंगी, हो ही नहीं सकती। ओके। ठीक है, तो अब जो मोबाइल का इम्पैक्ट है ना, हम अब अगेन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो सबसे मेजर इम्पैक्ट आता है कि उनके क्रॉसर्स मूवमेंट्स ही नहीं डेवलप हो रही। हम्म, ठीक है, अब ये ग्रॉस मोटर और प्ले में आपने पूछा कि मोटर और प्ले कैसे हैंड ऑन हैंड चलते हैं। मैम, मैंने एक टॉय रखा है, एक स्टैकिंग टॉय रखा है, राइट। मुझे उसको उठा के डालना पड़ेगा ना, तभी हम्म, तो वो प्ले बनेगा। राइट। अगर तो मेरा वो ग्रॉस हमारी मोटर ग्रॉस स्किल मोटर, नहीं है हाँ, तो मैं प्ले ही नहीं कर पाऊंगा। राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये हैंड्स ऑन हैंड्स है। तो कहने का मतलब है कि जब मैं किसी बच्चे को ट्रीट कर रहा हूं, मैं भले ही उसको प्ले करा रहा हूं, लेकिन मैं उसके मोटर स्किल्स पे वर्क कर रहा हूं, हम्म, तभी प्ले डेवलप हो। नाउ यहाँ पे टर्म आता है लर्निंग। हम्म, हम कैसे लर्न करते हैं मैम, आप बताओ कि आपने कैसे लर्न किया? आपके बच्चे हैं, हम्म। आपके बच्चे ने कैसे लर्न किया? मतलब लर्निंग, मतलब मैं तो शुरू से ही वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड रही हूँ। हम्म, ठीक है। एंड छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराना, इवन मैं तो घर के काम भी उनको दे देती हूँ। बिल्कुल। जैसे कल ये लोग दोनों मुझे बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारी सॉक्स दे दी उनको। हाँ, ठीक है, कि सॉक्स को पेयर करो चलो। एक्सेलेंट। एंड आई थिंक दैट वाज ग्रेट, वो बड़ी देर तक बिजी रहे उसको सॉक्स को। और फिर मैंने उनको एक और एक्टिविटी दी कि जब दो आपको मिल जाए ना, तो जी। आपने एक सॉक्स को दूसरी सॉक्स के अंदर डालना है। हम्म। तो मतलब तो वो उन्होंने एक सॉक्स को मतलब मेरी बड़ी वाली डॉटर उसको पकड़ती और छोटा वाला उसको उसके अंदर सो डालता। मैम, ये आप प्ले करवा रहे थे? हाँ मतलब। आप प्ले में क्या करा रहे थे पता है? आप अपने बच्चे के फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करा हम्म, ये, और शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस मतलब लेवल मैंने पे, ध्यान नहीं है दिया। ना? राइट। सो आई हैव दैट सेंसरी माइक्रोस्कोप, तो मैं बोल रहा हूँ बिकॉज बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन सेंसरी इश्यूज। ठीक है, सो एनीवेज, तो अब कहने का मतलब ये है मेरा कि मैम देखिए, प्ले मोटर स्किल्स अगर लैग होंगे ना, तो हम्म, आप लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप लर्न करते हो एनवायरमेंट से। हम्म, जब आप छुओगे ही नहीं, हम्म। जब आप टच ही नहीं करोगे, जब तक आप गिरोगे नहीं, आप सीखोगे कैसे? आई थिंक ये इश्यूज भी हमारे एज में मेरे को लगता है कम होते होंगे रादर देन अभी। बिकॉज हमारे एज में हम लोग बहुत ज्यादा आउटडोर प्ले करते थे। हम्म, ठीक है, आई थिंक हम लोगों का आउटडोर प्ले बहुत होता था। बिल्कुल। टीवी एक्सपोजर कम होता था, आइदर स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ही कम था। बिल्कुल। एंड हमारे को ज्यादा से ज्यादा बाहर जाना, खेलना, ये हाँ, सारी एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व थी रादर देन टेलीविजन। एंड आज के बच्चे दे आर मोर कन्फाइंड, एंड वो सिर्फ फोन पकड़ के बैठे हुए हैं। हाँ। आई थिंक इसीलिए उनके अंदर नाउ ज्यादा। मैम, एक्चुअली ना, मैं ना आपके फॉलोअर्स को ट्रूली एक आंसर जवाब चाहता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में आपके आना चाहिए। 4 साल से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं, वो खुद खाना कौन खाता है? नहीं खाते हो। वो हाँ, मोबाइल में रहते हैं, मम्मी यहाँ से खिलाती है। स्पून आती है सीधा मुंह में जाती है। तो वो कैसे फाइन मोटर लर्न करेंगे? वो लर्न कैसे करेंगे? हम्म, ठीक है, आपको याद है अब 3-4 साल पहले ना एक एक व्हाट्सएप में एक इमेज आई थी, 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक था कि हमारे टाइम में लगा ओल्डर डेज में बच्चे के हाथ में बैट है और माँ उसको कॉलर से पकड़ के हाँ, घर के अंदर लेके आ रही है, हाँ। और आज के आज के टाइम में जमाने था में कि माँ कॉलर पकड़ के घर से तो बाहर बाहर निकाल लेकर रही है, दे। बच्चे के हाथ में मोबाइल है।
आई एग्री, एग्री, अग्रीड। यस। तो आप सोचो कि 20 साल में क्या चेंज हुआ है, हम चेंज हुए हैं, पेरेंट्स चेंज हो गए हैं मैम, बच्चा तो वही है ना, भगवान ने दिमाग तो वही दिया जो 20 साल पहले था, 200 साल पहले था। राइट। तो यहाँ पे तो लर्न कैसे करेगा, लर्न एनवायरमेंट से आएगा, लर्न के लिए बच्चे को चाहिए अपॉर्चुनिटीज। पेरेंट्स बच्चे को कीचड़ में खेलने दो, नहीं आएगा इन्फेक्शन। आई थिंक इन्फेक्शन आएगा भी तो वो इम्यून इम्यून हो होगा। रहे हैं, यस। मैं मेरे पास ना, आप हैरान होंगे, तो मतलब दादियों की बात कर रहा हूँ मैं, छोड़ दो मम्मी पापा, हम तो इस जनरेशन के हैं और हम लोग बड़े वो हैं। दादियों के लिए ना, क्योंकि आजकल ना वो है कि एक बच्चा या 2 बच्चा इतना ही होना चाहिए, है ना। तो दादियों के लिए अगर बच्चा हो गया ना, तो वो कोई राजकुमार या राजकुमारी पैदा हो गई। तो बच्चे आते जो टोस पे चल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ टोस पे क्यों चल रहा है, तो पेरेंट्स कहते हैं सर पता नहीं। अब ना मैं उसके पैर को हल्का सा हाथ लगाता हूँ ना, वो अपना पैर हटा देते हैं। तो मैंने कहा भाई ये हो क्यों रहा है, आपको पता है क्यों हो रहा है, 1 साल तक बिना बिना बच्चा बिना चप्पल के नहीं चला, उसके पैर गंदे हो जाएंगे। अब वो इतना सेंसिटिव हो चुका है कि जब वो नॉर्मल मिट्टी हल्का हल्का से पैर में लगती है तो वो ऐसे हो जाता है। उसको अच्छा नहीं लग रहा। ओह, इमेजिन दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो और वो फिर टो वॉक कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब उसने वो मिट्टी को फील ही नहीं किया, तो क्या उसका टच सिस्टम स्ट्रांग होगा? ऑब्वियसली नॉट। और अगर टच सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, टच सिस्टम का काम क्या होता है? मुझे 2 चीजें मतलब डिफेंसिव भी तो है टच सिस्टम का। एग्जैक्टली। इट्स वेरी डिफेंसिव टच सिस्टम मेरे विजुअल सिस्टम को ना रिप्लेस करता है। कैसे, मैं आपको बताऊं? एब्सोल्युटली। अगर मैं आपसे पूछूं खासकर कि आपके पॉकेट में मोबाइल है, बिना टच किए मुझे बताओ, तो आप फील करके बोलोगे नहीं जी नहीं है, या है? हाँ, कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है? हमारा टच टच मतलब सिस्टम वर्क टच कर रहा सिस्टम, है। यस। विजुअल को किसने रिप्लेस किया? टच टच ने को, किया। आप एब्सोल्युटली। इमेजिन करो उस बच्चे का जिसका टच सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ, क्या उसको अपनी बॉडी अवेयरनेस होगी? एब्सोल्युटली यार, ये तो इट्स वेरी है ना। मतलब समझने की बात है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो बच्चे को जिस एज में जो करना है ना, मैम कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमने क्रॉलिंग नहीं करवाई बच्चे को, क्योंकि क्रॉलिंग तो जमीन में होती है। वो ना क्या करता है, क्रॉल करके जाता है, मुंह में कुछ डाल मुंह में देता है। कुछ डाल। वो स्टेज है डेवलपमेंट की, आपने भी मुंह में डाला है। नहीं, एक आप और अपने भी फर्श को क्लीन करो ना, बच्चे को क्यों रोक रहे हो? हाँ, एक और भी सुना है कि जो नीज है ना वो काले हो जाएंगे। वो हाँ हाँ। बिल्कुल। वो अगर पाकिज़ा ज्यादा का जो डायलॉग है ना, आप अपना पैर जमीन में मत रखो नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले हो जाएंगे। तो आजकल हर मतलब हाँ, लग रहा है बच्चों के लिए यही वाला डायलॉग आजकल चल रहे हैं, है ना। एब्सोल्युटली, कि बच्चों को क्रॉल मत करने दो, नीज काली हो हाँ, जाएंगी। माय गॉड। और जबकि क्रॉल करेगा तो उसकी बोन्स बोन स्ट्रेंथ। आई थिंक उनके सारे सेंसेस डेवलप होते हैं, बिकॉज अगर वो जा रहे हैं उनको ये भी तो पता चलेगा कि आगे कुछ है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना, मारना स्पेशियल नहीं है। अवेयरनेस। स्पेशल अवेयरनेस, यस, द एक्चुअली हमने राइट जब वर्ड। बात की तो हमने 7 सेंसेस की बात की और हमने 6 पे छोड़ दिया। हाँ, जो वेस्टिबुलर। हाँ अब सही बोला। जो 7 सेंस है दैट हाँ, इज अ वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर का पता है क्या मतलब है? कि स्पेस के बाद, स्पेस क्या है? हम इस कमरे में बैठे हैं, मेरी स्पेस। राइट। अब ये बहुत पीछे दीवार है, मैं नहीं देख रहा, बट मैं प्रिवेंट में, मुझे पता है कि मैं नहीं जाऊंगा पीछे, मुझे चोट नहीं लगेगी, बिकॉज बिना देखे भी मुझे पता है कि वो कितनी दूर है। ये सिस्टम को कहा जाता है वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम मींस बैलेंस, स्पेशियल अवेयरनेस। तो प्रोप्रियोसेप्टिव जो था, जो हमारा एक रह गया था, दैट इज अ वेस्टिबुलर सिस्टम। यस, सो स्पेशल अवेयरनेस इज आल्सो वेरी वेरी वेरी। इम्पोर्टेंट। जब हम नीचे सीढ़ी से उतरते हैं, या मैं जब स्विंग कर रहा हूँ, जब मैं जंप कर रहा हूँ, मैं हवा में जा रहा हूँ, तो हवा के बारे में तो मुझे पता होना चाहिए, स्पेस के बारे में तो मुझे पता होना चाहिए। वो अवेयरनेस मेरी वेस्टिबुलर। एंड हाउ कैन वी हेल्प आवर किड्स टू डेवलप, मतलब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं घर पे कि फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप हो, ग्रॉस मोटर हो, हम कुछ भी लैक ना कर जाएं, और कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज एंड। बिल्कुल मैम, सबसे आसान आंसर ना, इसका आंसर आपने ही दे दिया। आपने सॉक्स में सॉक्स डलवाई थी ना। हम्म। हाँ, आप परेशान हो रहे थे, क्या आपने उनको मोबाइल दिया? नहीं। आपने क्या किया? उनको एंगेज कर दिया। तो मैम आज मैं हैरान हूँ कि हम इस लेवल पे हैं कि हम ये पूछ रहे हैं कि सर आप बताओ मैं अपने बच्चे को एंगेज कैसे करूँ, मैं अपने बच्चे का स्किल कैसे डेवलप करूँ। लिसन,
है ना। तो कहने का हाँ। ये मतलब है कि बच्चे को ना जिस एज में जो करना है ना उसको करने दो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर वो कर रहा है ना तो वो स्किल डेवलप कर, ठीक है। बट यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा सीरियसली बात करता हूँ, और मैं ये बात करता हूँ कि वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स में हैं, जिनका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रहा किसी भी रीजन की वजह से, राइट। उनको तो हमें चीजें करवानी पड़ेंगी। तो अब हम उनकी बात करें तो फाइन मोटर्स या फिर ग्रॉस मोटर्स करवाने से पहले ना सबसे पहला काम है कि उनके सेंसरी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करो। अगर उस बच्चे में कोई सेंसरी इश्यूज है, मैम होते हैं, शायद हम नॉर्मल डे, ये आज आपने पहली बार सुना है तो आपके लिए एक नई चीज है, नई चीज है, राइट। लेकिन अगर किसी बच्चे में इश्यूज हैं तो उसमें सेंसरी इश्यूज हैं। अगर आपका बच्चा लर्निंग डिसेबल है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, डाउन सिंड्रोम है, कोई जेनेटिक इश्यूज हैं, रिसर्च कह रही है क्यों सेंसरी इश्यूज हैं, तभी तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तभी तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको घर पे ये करना है कि आप अपने बच्चे को ढेर सारा एक्सप्लोरेशन दो सेंसरी। कैसे? शेविंग फोम होता है ना मैम, या मैंने उससे एक्टिविटी होने कराई तो थी। गंदा, 2 साल के बच्चे को बनता है गंदा, या दे दो उसको टेबल पे दाल चावल, हम्म खाए फेंके ऐसे हिलाए करे, मैम आप सोच नहीं सकते आप कितना ज्यादा ब्रेन डेवलप कर रहे हो। झूला झूलने दो, वो झूलेगा तो उसका वेस्टिबुलर सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसको हैवी वेट्स को उठाने दो, फेंकने दो, उसकी एज है फेंकने की, वो फेंकेगा, राइट। उसको रोको मत, चीखो मत, चिल्लाओ मत। तो इस तरीके से आप पहले सेंसरी सिस्टम को डेवलप, सेंसरी सिस्टम जब डेवलप होगा ना, फिर अगर आपको लगता है नहीं यार 2 साल के बच्चे को तो, 2.5 साल के बच्चे को तो जंपिंग आनी चाहिए, मेरा बच्चा नहीं कर, तो फिर हमें स्किल्स पे डेवलप करने की जरूरत है, वहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या बोलूंगा, अब मैं उस केस में बोलूंगा जो जिम बॉल होती है ना, सिंपल सी फिजियो बॉल, हर राइट। घर में रख लो ना, क्या करना है बच्चे को बाउंस कराओ, उसके स्किल्स डेवलप होंगे, उसको लेटा दो, पीछे बीन बैग रखो, बॉल से पंप कर दो, वो पीछे जाएगा, उसके लिए कितना अच्छा प्ले है, लेकिन उस प्ले से वो कितना ज्यादा कुछ डेवलप कर रहा है। राइट। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा बच्चा है, छोटे वाइपर्स लो, पानी गिरा दो टेबल में, बोलो चलो तुम वाइपर से साफ करो, मटर छीलते हैं आजकल, हाँ, मटर मैं भी चलवाती है ना। हूँ। एंड आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे प्रिटेंड प्ले टॉयज आ गए हैं ना, वेजिटेबल कटिंग हो वेजिटेबल गई, कटिंग वाले, है ना। यस तो यस। वो सारे टॉयज लाओ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बट अगेन सिस्टम ये है कि पहली बड़ी मसल्स को डेवलप करो, ओके। फिर छोटी मसल्स को डेवलप करो। तो और मैम इजीली गूगल में अवेलेबल है हर चीज ना, तो आपको डालना है ग्रॉस मोटर के मैं घर पे कैसे कर, कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट पिलो फाइट करना हमारी बड़ी मसल्स को कितना डेवलप करता है, हाँ, इसके लिए और कुछ चाहिए भी आजकल नहीं पेरेंट्स पिलो तो। फाइट करते ही नहीं नहीं होंगे, नहीं नहीं करते। नहीं करते होंगे पिलो नहीं फाइट, है ना। करते। हम बच्चे को उछाल के बम्प करते थे और हम हंसते थे, हाँ। हमारे पेरेंट्स जब करते थे। आजकल वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ना 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 ना, गर्दन में लचक आ जाएगी। 2 साल के बच्चों के साथ भी यही हो रहा है ना, तो वही चीज है। तो बहुत सारी चीजें हैं, गूगल में सर्च करिए, फाइन मोटर्स, टेक्टाइल प्ले करवाओ, सीजर कटिंग कराओ, फेविकॉल, न्यूज़पेपर टीयरिंग, बड़ी बॉल्स, छोटी बॉल्स, टारगेट हिटिंग, रोलिंग, बॉलिंग पिन्स, स्विंग्स करवाइए, ऊपर चढ़वाओ, नीचे उतरवाओ, सब कुछ करो। There is a term virtual autism and मतलब बहुत ये टर्म वायरल भी हो रहा है यस एंड यस यस। बहुत लोगों को समझ भी आ रहा है, बहुत लोगों को नहीं भी समझ आ रहा है इसका एक्चुअल रीजन क्या है एंड ये ऑटिज्म से कैसे डिफरेंट है, which is very important to understand. एग्जैक्टली। ऑटिज्म बेसिकली 3 चीजें हम देखते हैं ऑटिज्म अगर बच्चे में है या नहीं है। एक, बच्चा अपने में ही रहना चाहता है, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, अगर वो कहीं सोशली भी जाता है वो एक कोने में बैठा रहे। और अगर उसके पेरेंट्स मिंगल अप करवाने का ट्राई करते हैं तो दे हैव अ ब्लास्ट ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है। Okay. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। सेकंड, उस बच्चे में ना कोई रिपीटेटिव बिहेवियर होना चाहिए। लाइक कई बच्चे हैं वो एक स्ट्रिंग लेंगे ना, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। तो और कई बच्चे हैं जो ये लगे रहेंगे, तो कोई ना कोई एक रिपीटेटिव बिहेवियर होना चाहिए। Okay. थर्ड जो चीज होती है कि उनका कम्युनिकेशन हमेशा पुअर होगा। ये 3 चीजें, अब कई और इम्पैक्ट आते हैं कि उनका नेम रिस्पॉन्स पुअर होगा, उनका आई कांटेक्ट पुअर होगा,
बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3 मेन चीजें हैं। मेन चीज अगर आपके बच्चे में है तो यस ही मे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑटिज्म, पहली बात। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऑटिज्म डेफिनेशन ना आजकल डॉक्टर्स नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ASD। ASD का मतलब है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। ओके। कहने का मतलब है कि ये कई बार क्या होता है ना, अब ऑटिज्म इनिशियली पहले उन्होंने लिस्ट बनाई कि 10 इश्यूज पर बच्चे में होने चाहिए, लेकिन आजकल देखा जा रहा है यार 10 के 10 तो नहीं है, ये 2 हैं और आखिरी के 2, लेकिन ये ऑटिज्म भी नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, एक बाल्टी लो, उसमें ना डालते रहो चीजें, ये 2 इश्यूज आ गए तो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है, अच्छा ये 2 है लिस्ट में कहा है 1 और 7, डाल दो इसको ऑटिज्म। तो उन्होंने ना आजकल ऑटिज्म वर्ड यूज करना बंद कर दिया, आजकल आप सुनोगे ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके। ठीक है जी। अब ये है वर्चुअल ऑटिज्म। अब होता क्या है कि जब बच्चा एक्सेस ऑफ मोबाइल देखता है, मैम आप मानोगे नहीं, कोरोना टाइम में मेरे पास, कोरोना के बाद जब असेसमेंट हुआ है, मेरे पास पेरेंट्स आए तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपके बच्चे ने कितना मोबाइल देखा एक दिन में? सर 10 घंटे। 10 घंटे? 8 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, मेरी वाइफ अलग रूम में, मैं अलग रूम में, वो मेड के साथ था। मैंने बोला कितने घंटे? 10 घंटे। और मैंने बोला कितने टाइम तक? 1 1.5 साल तक सर। एज क्या है? 2 साल। अब हुआ क्या है मैम, देखिए हमने सेंसेस की बात की अभी, जब बच्चा पैदा होता है उसका ब्रेन खाली है, बिल्कुल खाली। राइट। आप लर्निंग कह रहे थे ना, लर्निंग क्या है? मैंने एक्सपीरियंस किया, वो स्टोर हो गया, ये एक्सपीरियंस किया, स्टोर हो गया। तो पहले 5 साल तक भगवान कहता है कि तुम दिमाग मत चलाओ, 2+2 4 क्यों होता है तुम्हें इससे मतलब नहीं है, 2+2 4 होता है। राइट। ठीक है, तो उस एज को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, जहां पे उस बच्चे को हर चीज को एब्जॉर्ब करना चाहिए था, उसने सिर्फ विजुअली उस स्क्रीन को एब्जॉर्ब किया है। हुआ क्या कि उसका जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो इतना स्ट्रांग हो गया कि बाकी सारे सेंसरी सिस्टम को उसने डिप्रेस कर दिया, दबा दिया। दबा दिया। बाकी सारे सेंसरी सिस्टम डिप्रेस होने का क्या मतलब है? उसकी स्पीच डिले। उसके मोटर स्किल्स, डिले। उसका कम्युनिकेशन, मतलब ही नहीं है ना उसको, मतलब ही नहीं है। गया। तो फिर देखा गया कि जिस बच्चों ने एक्सेस ऑफ मोबाइल यूज किया है उनमें ना ऑटिज्म जैसे फीचर्स आ गए, मगर वो प्योर ऑटिज्म नहीं। तो ये, और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रही है, तो ना किसी ने वर्चुअल ऑटिज्म नाम दे दिया। मेडिकली पेरेंट्स वर्चुअल ऑटिज्म जैसा मेडिकल टर्म नहीं, बट एक्सेस ऑफ स्क्रीन यूज करने से ऑटिज्म जैसे फीचर्स आ जाते हैं, जहां पे किसी ने वर्चुअल ऑटिज्म बोला और हम आज सोशली इतने वो हैं कि वर्ल्ड लेवल में ये वर्ड फैल गए। राइट। ठीक है, तो मुझसे एक्चुअली ना, अच्छा अब क्या हुआ मैम, इसका एक ना ड्रॉबैक हुआ, पेरेंट्स हो गए डिफेंसिव, असेसमेंट में आते हैं, अगर उसके बच्चों को ऑटिज्म वर्चुअली नहीं भी है ना, तो वो आके सबसे पहले कहते हैं सर इसने मोबाइल देखा इसलिए ऑटिज्म। अब हर पेरेंट को लगता है मेरे बच्चे को ऑटिज्म इसलिए है क्योंकि उसने मोबाइल देखा। अगर मोबाइल की वजह से 2% ऑटिज्म है ना, 98% और रीजंस हैं, मगर पेरेंट्स को आज लगने लगा है कि मोबाइल की वजह से ही ऑटिज्म हो गया, जो अगेन एक मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ केसेस में डेफिनेटली उससे उसके जैसे फीचर्स आ गए हैं, मगर ऑटिज्म प्योर नहीं। So it can be reversed. This is very difficult. मैम 5 साल तक अगर बच्चे को हमने प्रॉपर एक्सप्लोरेशन दे दिया और उसके ब्रेन ने उस एक्सप्लोरेशन को एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर लिया, तो किसी हद तक आप ऑटिज्म को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके। मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ, मिनिमाइज। ठीक है, नहीं तो ये परमानेंट भी। ओके। ठीक है, सो अब आप, अच्छा मैं ये दोबारा से आपको समझना चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है, कि मतलब जो फॉल्स ऑटिज्म है इन योर टर्म्स, ठीक है, अगर हमने उसको 2 साल में या 2.5 साल में अब उसका स्क्रीन टाइम डिले
कम कर दिया, जी मैम, उसके टैंट्रम्स को जैसे मर्जी हमने हैंडल किया, स्क्रीन बिल्कुल टाइम कम कर दिया, और अब हमने उसको सारी एक्टिविटीज और उससे डे टू डे उसे मतलब एक्सपीरियंस कराना स्टार्ट कर दिया, सो इट कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज्ड, यस। प्रिवेंशन का मैम मैं अभी इतना, बिकॉज आई एम सिटिंग इन अ चैनल जहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा राइट। मैम। अगर सपोज एटली 2-2.5 साल में आपके बच्चे में ऑटिज्म जैसे फीचर्स आ गए हैं हम्म। और स्क्रीन टाइम आपने रिड्यूस किया मैम, विद इन अ मंथ ना आप अपने बच्चे में जमीन आसमान का फर्क देखोगे। लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, ये वो बहुत डिफिकल्ट। क्योंकि मैम राइट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 5 साल में से 2.5 साल अगर आप निकालते हैं तो 50% परसेंट। ऑफ लर्निंग ब्रेन की हम्म। आपने नहीं दी, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। What do you think? Why in this, मतलब आज की डेट में इतने स्पेशल नीड्स इन किड्स आर इंक्रीजिंग सो मच? मैम एक तो वर्चुअल ऑटिज्म हमने डिस्कस किया ही है, हाँ। ऑब्वियसली आपको पता है कि मोबाइल है, लेकिन अगेन क्या कैंसर नहीं इंक्रीज हो रहा, क्या हार्ट अटैक नहीं इंक्रीज हो रहा, क्या या। ब्रेन हेमोरेज नहीं इंक्रीज हो रहे हैं ना मैम, स्ट्रोक इंक्रीज हो रहे हैं ना, राइट। तो ऑटिज्म भी इंक्रीज हो रहा है। और वन ऑफ द रीजंस नहीं, देयर आर मेनी ऑफ द रीजंस ऑटिज्म इंक्रीज होने का या फिर स्पेशल नीड्स, एक्चुअली हमें जो स्पेशल स्पेशल नीड्स। नीड्स बच्चों का होने का है मैम, एक रीजन होता है जेनेटिक, या। ठीक है। सेकंड होता है मैम, मैं ना हमेशा ना मेरी ना यूट्यूब में कई वीडियोस हैं जहाँ पे ना मैंने पेरेंट्स को, मतलब मैंने ये स्पेसिफिकली बोला है कि ये वीडियो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। द ओके। मोमेंट आप प्रेग्नेंट हुए ना, इस वीडियो को मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 3 मिनट लगेंगे, देख लो। बिकॉज मैम ये जो कहा जाता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हाँ। ये ये जो स्ट्रेस वर्ड है ना, इसको मजाक नहीं लेना चाहिए। और आजकल क्योंकि पोल्यूशन है, ये है, हमारी ना सहने की ताकत कम हो गई, हमारा इम्यून सिस्टम कम हो गया, हम ऐसे स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब स्ट्रेस से क्या होता है मैम, स्ट्रेस से बीपी होगा, इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, या। आपको सडन एंग्जाइटी एंजाइटीज रहेगी, आएंगी। पैनिक अटैक्स आएंगे। तो मैम माँ से तो बच्चा रिलेटेड है ना, ज्वाइंट है ना, वो अगर उससे खाना ले रहा है तो उसकी धड़कन भी सुन रहा है, तो वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मैम स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। या। सो हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली जहाँ पे आपको पता है कि एक वुमन प्रेग्नेंट है, उसको ना बहुत ध्यान से रखना बनता है आजकल, ठीक है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा खाना पीना। मैम क्या हमारा जंक फूड इंक्रीज नहीं हुआ? बहुत ज्यादा। पहले मुझे याद है जब आप और हम सेम ही एज में होंगे, जब हम लोगों का होता था, आई थिंक 15 डेज में एक बार भी हमने बाहर का खाना खा लेना तो इट हमारे लिए एक बहुत ही और बड़ी वो भी बात हो मैम जाना। खाना होता था बाहर की दाल और रोटी, हाँ मतलब पिज्जा पास्ता, पिज्जा पास्ता तो था भी मोमोज नहीं। एंड पता नहीं क्या क्या चीजें मोमोज हैं। मोमोज तो आई थिंक आए भी तब थे जब मैं आई थिंक 15-16 ईयर्स की थी। एग्जैक्टली, हाँ हाँ तब आए भी थे। एग्जैक्टली तभी आए होंगे मैम, तभी, एंड एग्जैक्टली। इवन सेम विद द पिज्जा, पिज्जा भी बहुत लेट आया। पास्ता, पिज्जा, देन पास्ता। चीजी, ये चीजी। चीजी वो, जो भी चीजें हैं, एनीवेज। तो खाना डेफिनेटली हाँ। ना, बिकॉज हमारा ब्लड अगर इम्प्योर होगा, वो इम्प्योर ब्लड बच्चे में जा रहा है, ये चीज तो माननी पड़ेगी। या। राइट। फोर्थ है मैम हमारा पोल्यूशन, पोल्यूशन। एनवायरमेंट। इनफैक्ट एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, मैं ना ऐसे ही उनके साथ बैठा होता, इज अ वेल रिनोन्ड थेरेपिस्ट। ओके। तो ना असेसमेंट कर रहे थे, बहुत सीनियर है, तो उनके साथ बैठना भी मेरे लिए था कि हाँ भाई चलो मैं तो ना मुझे कहते हैं रोशन पता है एक रिसर्च आई है जो हुई है कि ऑटिज्म ना, जो होली वाटर में लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज जो होली वाटर में नहाती है ना, उनमें उनके बच्चों में भी हो रहा है, क्योंकि वो पानी तो देखो होली वाटर हाँ मतलब बट हम वही कर सकते हैं ना कि है ना। होली वाटर से क्या ही वो तो होगा। आज के दिन मैं यही बोलूंगा कि बहुत मैम बहुत रीजंस हैं और फैक्टर्स हम आई थिंक ढूंढते जा लेट रहे हैं। लेट मैरिजेस एंड लेट एब्सोल्युटली, ये जो प्रेगनेंसी, वेस्टर्नाइजेशन कल्चर आ वेस्टर्नाइजेशन रहा है, कल्चर या लेट, लेट और जो मैरिजेस। एम्बिशियस आजकल आजकल जो पेरेंट्स हो रहे हैं कि किड वो तो करेंगे, अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं ना एंजॉय। अपनी लाइफ। भगवान ने एक एज बनाई है, और मैम अगर आप मुझसे पूछोगे तो 30 इयर्स अगर फीमेल की एज है, अगर आप प्लान करें कि 2 बच्चे होने चाहिए, 30 से पहले कर लो। राइट। आपके अगर लाइफ में बहुत कुछ चीजें
मैम मेरे पास सर्जन डॉक्टर्स, मेरे पास डॉक्टर्स हैं इतने हाई लेवल पे, एम्स की डॉक्टर्स हैं, यहाँ की डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेशन छोड़ चुकी हैं। अगर वो 2 साल छोड़ देती अपना प्रोफेशन, इनफैक्ट मैम मैं मदर्स को नहीं, मैं फादर्स को भी बोलूँगा, बिकॉज ये मैम हैंड ऑन हैंड चीज जाने hands on वाली है। hands on, वो right, आपकी वाइफ को मैम, जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कोई एक इंसान होना चाहिए जो सपोर्ट देना चाहिए। support करता तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं मैम, फैक्टर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, मगर है। हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं समझ आ रहा कि करें क्या बच्चों के साथ। एंड व्हाट स्ट्रैटेजीज वी कैन डू विद दिस किड्स के वो नॉर्मल लाइफ जिए, या मतलब कईयों का तो स्पेक्ट्रम बहुत हाई भी होता हाँ है हाँ, बिल्कुल मैम, अगेन ये डिपेंड करता है कि बच्चे की सीवियरिटी बच्चे, क्या है। एंड क्या वो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ स्किल्स कर पाते हैं, जैसे नॉर्मल खुद से खाना खाना, खुद से टॉयलेट जाना, या हम्म, हम्म। मतलब वो भी मुश्किल होता होगा कई मैम बच्चों अब के आपका लिए, पहला क्वेश्चन था ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। या ये है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। किस रीजन की वजह से वो ऑक्यूपेशन नहीं कर पा रहा, उसको ढूंढो यस, और उसको लेकर आओ। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम आती है बच्चों। तो मैम प्राइमरी गोल, कोई भी बच्चा हो, नॉर्मल हो या स्पेशल नीड बच्चा हो, प्राइमरी गोल पेरेंट्स का होना चाहिए बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। यस, और आप मुझसे कह रहे थे ना कि ऑटिज्म में ठीक, मैम मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना तो पूछते हैं कि मैम ये बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, कब होगा, जब वो इंडिपेंडेंट हो। आपकी जितनी भी लड़ाई है, जितनी भी थेरेपीज आप करा रहे हो, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, आपकी एक ही जान है, एक बच्चा कम्युनिकेट करने लग जाए और दूसरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। राइट, अगेन मैम ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, मोटर स्किल्स कितने एब्सोल्युटली, डेवलप हुए हैं ये डिपेंड करता है, मगर गोल एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बोला है, इंडिपेंडेंट करना। and what is executive functioning and what's its role in child development में? एग्जैक्टली मैम, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, Oh, है ना। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का मतलब है कि मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि कल मेरा एग्जाम है, बच्चा एक 10th क्लास में, उसका एग्जाम, अब उसको ये पता है कि मुझे ना कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे रिवीजन करना है, मुझे लेकिन रात को भी रिवीजन करके सोना है, मेरी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, मेरे पेन्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, मैं इस रात को स्कूल बैग पैक कर लेता हूँ और कल ना पापा को बोलूँगा कि मुझे 10 मिनट पहले छोड़ के आओ, ठीक है। मतलब ये तो हमारे दिमाग में भी चल रहा होता है, ये मतलब एग्जीक्यूटिव आज मुझे जब फंक्शनिंग है आना ना। था कि कैसे करना तो है सब एग्जीक्यूटिव कुछ। फंक्शनिंग का मतलब होता है काम आपने कल करना है, हाँ, तुम एक दिन पहले ही मतलब यू आर धर 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 प्रिपेयरिंग धर योरसेल्फ। सीक्वेंस प्लानिंग ये सब आप या पहले से ही सोच रहे हो, कर रहे हो। ये हायर लेवल्स ऑफ थिंकिंग है ना। अब मैं ये 3 साल के बच्चे के साथ ऑब्वियसली उसके लेवल के हिसाब से उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग करनी चाहिए, मगर ये आपको देखती है जब बच्चा 5-6 क्लास में जाएगा ना, तब पेरेंट्स को थोड़ा सा बोलना चाहिए, भाई अपने सामान का खुद ध्यान रखो, तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़ो, जाके कब सोना है तुम देखो। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है। तो राइट, काफी कुछ चीजें चाहिए होती है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के लिए, प्लानिंग, सीक्वेंसिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें बच्चों को आनी चाहिए। सो ये दिस इज बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। राइट, एंड व्हाई मेमोरी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? उन क्या बच्चों को अपने बचपन की चीजें बहुत याद रहती हैं? हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेमोरी होती कितने तरीके की है, तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। मैम यूजली 4 तरीके की मेमोरीज होती है। अच्छा, एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक बार गलती से आपने गर्म पानी में हाथ डाल दिया, क्या ये गलती अब दोबारा करोगे? राइट, नहीं करोगे। नहीं करोगे, तो वो आपकी क्या हो गई, सेंसरी, बिकॉज हॉट कोल्ड टेम्परेचर, या अगर आप सीढ़ी से कभी नीचे गिरे हो, या आपको पता है कि मैं 2 फुट से ही जंप कर सकता हूँ, 4 फुट से मैं नहीं कर सकता, ये सेंसरी अवेयरनेस है। तो ये सेंसरी मेमोरीज, ठीक है। एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, 2 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तो मेरे साथ ये हादसा हुआ था। अब कई लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है तो मरते दम तक याद रहती हैं, आपका बच्चा पैदा कब हुआ, उसने पहली बार मम्मा कब बोला, है हाँ, ना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज हो गई। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अब आपको मैंने बोला कि नहीं स्टोरी पढ़ के दिखाओ, तो आपने एक एक लाइन पढ़ी, अब आप वो लाइन पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी चल रही है। राइट, 15 मिनट के बाद आप मुझे उस स्टोरी का मतलब बता दोगे, लेकिन वो लाइन क्या थी आप वो नहीं बता पाओगे। और एक होती है वर्किंग मेमोरी, 5 into 6 कितना होता है मैम? 30, दिस इज वर्किंग मेमोरी, ओके, जो उसी टाइम एग्जैक्टली काम करे, ठीक है। तो हम समझे पहले कि मेमोरी होती कितने तरीके की राइट, है। अब हम आते हैं वर्किंग मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मेरी वर्किंग मेमोरी वीक है तो मेरा एजुकेशन
ठीक है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं मेमोराइज ही नहीं कर पा रहा उस चीज को। मेरा कम्युनिकेशन, मुझे बोलना क्या है, राइट। ये वर्किंग मेमोरी का काम है। तो वर्किंग मेमोरी अगर पुअर है तो बच्चे को डिलेस, लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो इनफैक्ट मैम जो जिनकी वर्किंग मेमोरी पुअर होती है ना, वो आई कांटेक्ट भी अच्छा नहीं देते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मुझे आगे बोलना क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, राइट। तो ये सारी हाँ, चीजें होती हैं। तो वर्किंग मेमोरी, मेमोरी सारी इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली। बट अगर हम उसी टाइम पे हमें रिएक्ट करना है तो मेरी वर्किंग मेमोरी बहुत स्ट्रांग होनी एंड हाउ वी कैन सपोर्ट और हेल्प और एनहांस द वर्किंग मेमोरी, हम बच्चे की उसको कैसे और पॉलिश कर सकते हैं वर्किंग मेमोरी को? चाहिए। एग्जैक्टली मैम, देखिए अगर वर्किंग मेमोरी, देखिए अगर वर्किंग मेमोरी, एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, वो कह रहे कि नहीं भाई आप तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनना है, तो उस केस में तो हम, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव में बात की थी ना, प्लानिंग, सीक्वेंसिंग और टाइम मैनेजमेंट हो गया, एंड देन उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स में उसकी स्पीड इंक्रीज करवाओ, राइट। उसको बैठ के आप सर्टन गेम्स करवाओ, सर्टन एक्टिविटीज, बहुत तरीके के आते हैं जिससे आप वर्किंग मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं। राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चे का डायग्नोस लर्निंग डिसेबिलिटी में हुआ है तो वर्किंग मेमोरी स्ट्रगल रहेगा। उस केस में हमें शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी के बीच में ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जहाँ पे कई मेमोरी गेम्स होती हैं, कई प्रोसेसिंग गेम्स होती सो हैं। यू वांट टू से कि जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हैं, जी, आइदर दे आर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या डाउन सिंड्रोम या ये कुछ भी है, उनकी वर्किंग मेमोरी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम होता है, जी और उसमें आप शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी को कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। मैम, अगेन सारी मेमोरीज में एक साथ ऐसा नहीं होता कि एक ही मेमोरी इशू, अदर राइट। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसका सेंसरी भी सिस्टम खराब है ना, उसकी सेंसरी मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी शॉर्ट टर्म भी नहीं होगी, तभी वर्किंग मेमोरी अच्छी नहीं राइट। है। वर्क तो हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही करना पड़ेगा, हमें वर्क तो फिर, वो पिरामिड है ना, पिरामिड में जो सबसे नीचे वाली ईंट होती है वो तो रखनी पड़ेगी ना। So how parents collaborate with teachers and therapists और doctors और come together, जहाँ पर बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी डेवलपमेंट में, उसके माइलस्टोन अचीवमेंट में हेल्प कर सके? एग्जैक्टली मैम, मुझे ना लगता है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल पीडियाट्रिशियन का आता है, बिकॉज सबसे पहले अगर पेरेंट किसी पे ट्रस्ट करता है, या मेरे बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को है तो वो पीडियाट्रिशियन। राइट। पीडियाट्रिशियन ना पहले इतने अवेयर नहीं थे लेकिन अब हो रहे हैं, अब ना पीडियाट्रिशियंस बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो अगर उनको लगता है ना, मैं देखिए 2 साल तक ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगती है लेकिन होती नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि हम रिस्क नहीं ले सकते। कई बार बच्चा एनवायरनमेंट से थोड़ा जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा स्लो सीखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा एबनॉर्मल है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी अलार्म सिचुएशन लगे ना, अलार्मिंग सिचुएशन लगे, तो डॉक्टर बोले कि यार जाओ सामने ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का रूम है, मिल लो यार, 15-20 मिनट क्या होगा, देखा जाएगा, कंसल्टेंसी तो देनी है तुमने, मिल लो। राइट। मैं उनका इतना बोलना भी ना बहुत, शायद मुझे लगता है उस पेरेंट के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट। और अगर डॉक्टर नहीं बताए तो एक पेरेंट को कैसे लग रहे कि इट्स अ नीड ऑफ एन आवर कि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास चली जाती हूँ? मैम यहाँ पे एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेरेंट्स को अगर दुनिया जहान की चीजें गूगल से पता लग रही हैं हाँ, तो ये भी तो लग उनको ये भी, आई थिंक दे शुड बी सेंसिबल इनफ कि वो थोड़ा सा ये भी पढ़े, है ना। और हम ये पढ़ते नहीं, नहीं हम बस। सब चीजें पढ़ लेंगे यहाँ वहाँ की, लेकिन ये चीजें नहीं पढ़ेंगे। उसमें अगर आपकी, और होता है मैम, ये बहुत कॉमन है कि पीडियाट्रिशियंस कहते हैं अभी रुको 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 रुको, और रुको रुको नहीं, और घर की दादियाँ नानियाँ भी ये कहते हैं तू भी ऐसे ही था। या पीडियाट्रिशियन में थोड़ा वो भी आता होगा, ईगो भी? ऐसा होता है क्या सर कि नहीं नहीं मुझे पता है, मैंने बता दिया तुम्हें रहने दो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है? मैम ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन हो बहुत गया आपने ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है तो इसका जवाब नहीं दूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को वैल्यू मिल रही है। मिल रही है। अब मैं इसका अवेयरनेस जवाब करके, यही दूंगा मैम, अवेयरनेस अवेयरनेस हो रही है। हर एक प्रोफेशनल, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं, मगर कई यूनिवर्सिटीज में अब मैं लेक्चर्स देने जा रहा हूँ, या अभी रिसेंटली मैं जाऊंगा,
क्यों बुला रहे हैं मुझे, वैल्यू दे रहे हैं ना। राइट। मैंने इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी में लेक्चर दिया है, तो ये नहीं है। हाँ बट मैं, अब ईगो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है ना कहीं ना कहीं, यस तो यस। वो चीज़ है। मगर प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा आप अवेयर हो रहे हैं, हो रहे हैं। So, sir, at the end, let's share some success stories of yours. जिस जो आपको लगती हैं कि ये was मतलब I didn't expect it but this happened. मैम मेरे लिए ना रोज ही सक्सेस स्टोरी है। मैं जब सुबह 9 बजे अपने क्लिनिक जाता हूँ ना और रात को 9 बजे निकलता हूँ, तो मैं जैसे एक बच्चे को मैंने आज लिया और मैंने कल लिया, एक दिन में उसने छोटा सा भी कुछ कर दिया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती है एक दिन में। मगर फिर भी आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है मैम, मैं ना आंसर दूंगा। मेरे पास ना लाइक एक बच्चा आया, बच्ची मतलब शी वाज अ गर्ल, उसको एंजाइटी इस लेवल पे थी, शी वाज ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि वो अपनी सांस रोक लेती थी। Oh my और God. जब वो पेरेंट्स किसी और थेरेपिस्ट के पास गए ना, तो उस बच्चे ने सांस रोक ली और उसको एडमिट करना। इस सीवियरिटी लेवल पे एंजाइटी थी उस बच्चे की। और फिर तो ना हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों में कहाँ एंजाइटी होती है। मैम क्या बताऊं, मैं सुसाइड हो रहा है ना आजकल बच्चों में। सही में मतलब। बट एनीवेज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी मैं बहुत हम्म। प्राउडली बताना चाहूंगा आपको। तो ना वो पेरेंट्स मेरे पास आए, तो पहले सेशन में ना पेरेंट्स बच्चों को मिला, उसकी मदर आई, हाँ। उन्होंने बोला सर मैं डरी हूँ, ऑब्वियसली। क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट होगा। मैं ना ये उस बच्चे की हिस्ट्री है, मैं क्या करूं, मैं लाऊं ना लाऊं। मैं तब ना मैं बहुत जूनियर लेवल पे था, है ना। तो जूनियर लेवल पे मैं ऐसे था कि ना मैं खुद ही बच्चा समझता था अपने आप को। तो मैंने कहा मैम लाऊं, मुझे ये भी नहीं पता था कि एंजाइटी, मैंने सुना था पढ़ा था एग्जाम में लिखा था, रियल लाइफ में मैंने एंजाइटीज देखी नहीं थी। देख। मैं इतना नया था। बट मैंने उस बच्चे का सेशन दिया, और आज वो कोई भी फंक्शन होता है या कोई मतलब दिवाली है कुछ है, वो मुझे मैसेज करती है लड़की, शी इज नाउ आई थिंक 13 या 15 के बीच में होगी। ओह और उसकी नाइस। मम्मी ने एक वीडियो शेयर की, वो बच्ची रेस्टोरेंट में या किसी होटल में गिटार बजा के गाना गा रही थी, वाओ। एंड देयर वर पीपल सराउंडिंग हर, एंड आई वॉज ऑन। मतलब अभी भी ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। या। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना जिंदगी में तुम अगर एक एक इंसान के लिए कुछ भला कर दो ना, तुमने शायद अपनी जीवन जी लिया। यस। और मैंने कहा मैंने किया, उसके पेरेंट्स ने किया था, ट्रस्ट में हम्म। उनके पेरेंट्स। एंड उनकी मतलब कई बार होता है ना, आप किसी के साथ मिलते हो तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। यस। मैं जब उस मदर के साथ मिलता हूँ ना, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उनसे। आई और थिंक इट्स अ कोलैबोरेटिव इफेक्ट, मतलब हाँ एफर्ट आपका भी और पेरेंट्स का भी। एग्जैक्टली तो वो गिटार बजा रही थी, मैंने कहा ये वो बच्ची है। और मैं अगर उसका नाम भी ले लूँ ना, उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम। और एक एक और है मैम, जहाँ पे एक बच्चा एडीएचडी था, बिहेवियर्स का पिटारा था वो। ओह। आता था यहाँ फेंक वहां फेंक, ये कर, गिलास फेंका, पानी फेंका, मेरे क्लिनिक का फर्श पूरा गीला, ऐसे स्विमिंग पूल बना दिया। मम्मी ने बोला तो मम्मी को मारा, ये हाल था। और आज उसकी मम्मी रिसेंटली, आई वाज शॉक्ड टू सी, उसका वो नहीं आया, उसकी मम्मी आई और उसने मुझे फोटो दिखाई, उसकी दाढ़ी वाड़ी आ गई है उसकी। वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है एंड उसने कॉमर्स। ओह, मतलब आप इतने सालों से कर रहे हैं सर। हाँ इट्स माय 17th ईयर। कैलकुलेट ओह। करो तो मैं 17 साल हो गया मुझे। सो दैट्स द थिंग। तो सक्सेस स्टोरीज मैम मैम रोज की है मेरी, मगर ये दो आपने पूछी तो मैंने थोड़ा सा आपको आई थिंक बताया। पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चों के लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उनके लिए तो छोटी छोटी सक्सेस भी हाँ बहुत बड़ी मेरे लिए सक्सेस भी है। मैम, बिकॉज छोटे स्टेप से ही या। बड़े स्टेप्स बड़े बनते हैं। स्टेप्स बनते हैं, आई तो थिंक। मेरे लिए भी बहुत सक्सेसफुल था, तो मैं थैंक रोज बहुत सक्सेस स्टोरी से। Thank you so much, थैंक यू मैम। sir. It was lovely and very enlightening session. थैंक Very, very. And I think it will help a lot of parents in understanding their child development and milestones. Thank you so much. यू थैंक यू। Thank you.